चलिए बच्चों, अरे हाँ ना, हाँ। तो चालू करते हैं अपन लोग आज का क्लास। ठीक है, लिखिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अपन पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जनरल आइडिया हम लोग को है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, एक डेटम ले लेते हैं। डेटम मतलब एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं जहां के रिलेटिव में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो यहां का सपोज पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी होगा, लिख देता हूं मैं PE1। ठीक, अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी जी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में h हाइट ऊपर जाता हूं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा बच्चों, PE2, है ना। और सपोज जो पॉइंट मास था वो क्या था, m। पॉइंट मास था क्या, m। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो कितने का आएगा, mgh। यहां का एग्जैक्ट पोटेंशियल मेरे को पता नहीं, यहां का एग्जैक्ट पोटेंशियल मेरे को पता नहीं, लेकिन यहां से यहां गया तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना डिफरेंस आया है मेरे को पता रहता है। अगर मैं ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, नीचे गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ। वर्क एनर्जी पावर में चीज अपन देखे थे। ठीक है, अब बेसिकली अगर आपके पास बच्चों खूब सारे पार्टिकल्स हैं या कंटिन्यूअस बॉडी है, क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या झगड़ा चल रहा है भाई, है ना। कलेश मिटाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, इंटरनेट में डालना पड़ेगा। हाँ देखिए, तो सपोज एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है बच्चों, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल में M1 M2 झगड़ा चल रहा है बच्चों, आवाज आ रही है, आप लोग को नहीं आ रही होगी माइक से, झगड़ा चल रहा है तो इसलिए ये सब बच्चे हंस रहे हैं ना। झगड़ा चल रहा है, माँ बहन चल रहा है इस चलिए देखिए। यार ऐसे में कैसे पढ़ाएगा आदमी। तो बेसिकली कुछ नहीं बच्चों, समझ रहे हो। तो आप अगर देखोगे, अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली जहां का आप पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिए, जीरो, जिसके रिलेटिव में निकाल रहे हो, जिसके रिलेटिव में निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज ये 4 वाला जो है वो कहां पर है, M4 पे। ये फर्स्ट वाला कहां पर है, M1 पे। ये कितना हो जाएगा, Y1 पे। थर्ड वाला कहां है, Y3 पे। सेकंड वाला कहां है, Y2 पे। ऐसी एक ith पार्टिकल होगा, वो कहां होगा, Y पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सम करना पड़ेगा सारे I का इंटू G इंटू YI, वेर I रनिंग फ्रॉम 1 टू N। जितने भी N पार्टिकल्स हैं सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी का क्या करना पड़ेगा बच्चों, सम। ठीक, अब आप खुद देखिए, ये जो G है वो कांस्टेंट है, वो समेशन के बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो G जो है बच्चों वो समेशन के बाहर आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल Mi इंटू YI, ये करेंगे बच्चों, I रनिंग फ्रॉम 1 टू N। ठीक, क्लियर बात। अब आप मेरे को बताइए ये MIYE क्या होता है, MIYE क्या होता है। देखो, हम लोग Y सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहते हैं, सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल पोजीशन, तो क्या करेंगे, सम ऑफ My बाय टोटल मास। तो My को ये ऊपर चले जाएगा तो क्या जाएगा, M इंटू Y सेंटर ऑफ मास बराबर My। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बच्चों, यानी ये क्या होता है, सम ऑफ मास मोमेंट्स, सम ऑफ मास मोमेंट। उसको क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ मास मोमेंट बाय टोटल मास होता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो मैं सम ऑफ मास मोमेंट को टोटल मास इंटू वाई सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो इसको क्या लिख दिया, टोटल मास मतलब सारे मासेस का सम, या पूरी रिजिड बॉडी के जो मास का सम है वो, इंटू जी इंटू सिर्फ क्या लिख दूं, वाई सेंटर ऑफ मास। आ रही बात समझ में। तो अगर मेरे को इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकलना है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए जगह उन सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल लूं। क्या निकाल लूं बच्चों, सेंटर ऑफ मास। और उस सेंटर ऑफ मास में पूरा मास कंसंट्रेटेड हो जाएगा और वो वाई सेंटर ऑफ मास पे m मास रखेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या हो जाएगी, mg इंटू वाई सेंटर ऑफ मास। m इज टोटल मास, g तो g है, एक्सेशन टू ग्रेविटी, और y सेंटर ऑफ मास क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है।
तो अगर एक पॉइंट मास है तो अपन mgh लिखते थे, तो सिस्टम होगा तो क्या लिख लोगे? जैसे सपोज मैं क्या किया, मैं एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया एम मास का, है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? यहां पे तो नहीं होता, कहां पे होता है? इतने हाइट पे होता है, 2r/पाई पे होता है। तो मैं बोलूंगा इसके पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है? ग्राउंड के लेवल के रेस्पेक्ट में कितनी ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी? तो मैं लिखूंगा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है m पूरा मास ऑफ रिंग g इंटू 2r/पाई। क्लियर है बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के अपने को काम आएगा। चलिए अब बच्चों देखते हैं, अरे सीधा कंजर्वेशन आ गया। हाँ, अब देखते हैं बच्चों क्या कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, किसमें? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों आप लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाया था, वर्क एनर्जी पावर में, वो क्या था? वर्क डन बाय कितने फोर्स से? वर्क डन बाय कौन से फोर्स से? कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये बराबर किसके थे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर थे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स खाली देखता हूं, क्या देखता हूं बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आता था? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी में सारी एनर्जीज आ जाती थी बच्चों, जितनी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाली थी, जैसे स्प्रिंग वाला आ जाता था, ग्रेविटेशन आ जाता था, ये सारी चीजें आ जाती थी। ठीक, अब ये माइनस पोटेंशियल एनर्जी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फ्रिक्शन हो गया या जो भी चीज हो गया, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों बेसिकली इस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करके वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के कई चीजें निकालने की कोशिश करेंगे आने वाले सवालों में। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक सवाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एक सवाल जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास का नॉलेज यूज होगा। देखिए, अ हैवी फ्लेक्सिबल यूनिफॉर्म चेन लाइज इन अ स्मूथ सेमीसर्कुलर ट्यूब AB। तो एक चेन है बच्चों जो किसके अंदर रखी हुई है? ट्यूब के अंदर। ये दिख नहीं रही होगी चेन, ये चेन है बच्चों, और किसके अंदर रखी हुई है? ट्यूब के अंदर, सेमी सर्कुलर ट्यूब के अंदर रखी हुई है। यूनिफॉर्म है चेन, कैसी? यूनिफॉर्म। अब क्या बोला है? द क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ द ट्यूब इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द ट्यूब। मतलब ये जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में ये जो क्रॉस सेक्शन है बहुत ही छोटा है। ठीक, उसके बाद हम लोग को ये बोला है एज्यूमिंग अ स्लाइट डिस्टर्बेंस टू स्टार्ट द चेन इन मोशन, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट विल इमर्ज फ्रॉम द एंड B। मतलब चेन यहां से रिलीज हो गई, स्लाइट डिस्टर्बेंस हुआ तो चेन रिलीज हो गई। तो चेन क्या होगी? जैसे ये सेमी सर्कुलर पार्ट में थी, अभी क्या हो जाएगा? चेन यहां से स्लिप होके नीचे आ जाएगी, तो चेन लटक जाएगी यहां तक। आ रही बात समझ? चेन आके लटक जाएगी। तो ऐसे सवाल बनाने का अप्रोच क्या रहना चाहिए बच्चों? हम लोग को स्लाइट डिस्टर्बेंस या ये सब बोला है तो हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाना है। क्या बनाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम से। उसके लिए हम लोग को कन्फिग्रेशन लिखना है। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया बच्चों फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। अब दोनों ही केस में जो आपका रिजिड बॉडी है जो मूव कर रहा है, कंटिन्यूस बॉडी मूव कर रहा है ना यहां पर, तो उस कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। कंटिन्यूस बॉडी का क्या निकालना है? पहले कंडीशन में और बाद की। क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो मोशन कर रहा होगा उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो यहां पर देखो, जब चेन सेमी सर्कुलर पाथ में था, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर होगा। कितने पे? 2r/पाई पे यहां होगा, है ना। तो पूरा m मास यहां पर था, मान सकता हूं। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस समय? 0, क्योंकि उस समय रेस्ट पे रखा हुआ था। अब जैसे डिस्टरबेंस हुआ वो स्लिप होकर नीचे गिरने लगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी होगी। और स्लिप होकर नीचे गिरी तो अब बच्चों पहले इसके हिसाब से यहां पर था 2r/पाई पे, अब इसके हिसाब से कितने नीचे आ जाएगा भाई? जो भी चेन की लेंथ होगी उसके सेंटर पे, क्योंकि जब सीधा हो गया तो सेंटर पे होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो L/2 पे होता है। लेकिन अपने को लेंथ इसकी पता नहीं है, वो निकाल सकते हैं। ये पहले r रेडियस के सेमी सर्कल में रखी हुई थी, तो लेंथ कितनी होगी इसकी? πr होगी बच्चों। तो πr अगर लेंथ होगी तो अभी सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इस पोजीशन से नीचे,
कितना, माइनस पाई आर बाय 2 पे। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का? तो सेंटर ऑफ मास कहां से कहां गया आप लोग को समझ में आ गया? इनिशियली कहां था, 1 पे था, और फाइनली कहां गया, 2 पे आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई कि बढ़ोतरी, और काइनेटिक एनर्जी में कमी आई कि बढ़ोतरी? कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है? नहीं। कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल बराबर 0। क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई तो बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। बढ़ी तो पॉजिटिव लिखते हैं, हाफ चेन का मास सपोज m होगा, चेन का मास सपोज m होगा, हाफ m इंटू सपोज उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, स्क्वायर v स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई कि बढ़ी? कम हुई, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमेशा कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसके हिसाब से लिखेंगे फाइनल, इसके हिसाब से लिखेंगे फाइनल। तो आप ऐसा देख लीजिए, ये 2r बाय पाई से कहां गया, माइनस पाई आर बाय 2 पे आ गया। तो टोटल हाइट का चेंज कितना आया, 2r बाय पाई प्लस पाई आर बाय 2। ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर? इतना हाइट का चेंज आया, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी, mg h। कितनी कमी होगी, mg h। तो माइनस mgh लिखेंगे, वो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं एक साथ इधर ही लिख ले रहा हूं, टोटल मास था m g इंटू h। h क्या है, 2r बाय पाई प्लस पाई r बाय 2। ठीक है? तो m से m क्या हो गया बच्चों, कैंसल। ये 2 जहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्क्वायर होते पूरा क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट में। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी। कैसे लगा है, समझ में आया? तो अगर आपकी कंटिन्यूअस बॉडी या रिजिड बॉडी है और वो मूव कर रही है, तो आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या निकालना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, बढ़े आगे। अगला, a uniform chain is held on a frictionless table with 1/3 of its length hanging over the edge। तो एक टेबल है ऐसा, और इसमें एक चेन हैंग हो रही है जिसका 1/3 लेंथ लटका हुआ है। अगर टोटल लेंथ l है तो लटका हुआ पार्ट कितना है, 1/3, l/3 पार्ट लटका हुआ है। ठीक है? अब हमको ये बोला है, if the chain has length l and mass m, how much work is required to pull the hanging part back slowly। बच्चों स्लोली क्यों देता है ना? स्लोली इसलिए देता है ताकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या ले सके, 0। तो स्लोली मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 ले लिए। अब स्लोली इसको पुल करना है, तो देखो ऊपर वाले पार्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे तो हमको कोई मतलब नहीं, वो तो जहां है वहीं रहेगा। बस ये जो बचा हुआ पार्ट था, इतना पार्ट, इसको ऊपर खींचना है। तो ये बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा, ये निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं? कहां रहेगा बच्चों, यहां पे रहेगा। ठीक? तो देखो ये टोटल लेंथ l है, टोटल लेंथ क्या है, l। तो ये ऊपर का पार्ट होगा 2l/3 और ये नीचे का पार्ट क्या होगा बच्चों, l/3। और अपना जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास कितने पे होगा, l/6 पे। ठीक? क्या पूरा मास लटका हुआ है, सिर्फ इस मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी देखना है। तो इनिशियल ये जो पूरा मास है वो निकाल लेते हैं। तो पूरा मास है m, तो l/3 पार्ट के लिए मास क्या होगा, m/3। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में, वो ये लिख लेते हैं, कितना होगा, m/3 g इंटू l/6। ऐसे लिखेंगे, m/3 g इंटू l/6। क्लियर है? अब माइनस में, माइनस क्यों, नीचे इसको अपन 0 मान रहे हैं। और इसके बाद ये पूरा कहां गया, 0 पे आ गया। इसके बाद ये कहां पे आ गया बच्चों, 0 पे आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इतना ही होगा, इतना। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, वर्क डन उतना ही करना पड़ेगा बच्चों ग्रेविटी को, तो या हमको एक्सटर्नल फोर्स को। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना होगा, mgl/18। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? क्या होगा, mgl/18।
18। थोड़ा सा ध्यान देना बस। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेंट्रोइडल फ्रेम, ठीक। ये एक ऐसा फ्रेम होता है जो अटैच होता है सेंटर ऑफ मास से। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो वो क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास का फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट पे रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स के कारण या जिसके भी कारण, तो ये फ्रेम भी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो आपके सिस्टम में खूब सारे पार्टिकल हैं, क्या है बच्चों, खूब सारे पार्टिकल, और अलग अलग पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग होता है सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, और अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होता है सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, जिसके भी हिसाब से। तो बच्चों क्या करना, एक फ्रेम को अटैच कर देना, फ्रेम को अटैच कर देना कहां पे, सेंटर ऑफ मास में। तो इस फ्रेम को क्या बोलेंगे, सेंट्रोइडल फ्रेम। सेंट्रोइडल फ्रेम, सेंट्रोइडल फ्रेम के बारे में दो बातें याद रखना। सेंट्रोइडल फ्रेम के बारे में दो बातें याद रखना। पहली बात कि आप अगर समेशन करेंगे, मास मोमेंट निकालेंगे हर इंडिविजुअल मास का, mi यानी 1 2 3 4 m1 m2 m3 4, लेकिन पोजीशन किसके हिसाब से लेंगे, पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी बाहर के फ्रेम के हिसाब से उनकी पोजीशन नहीं ले रहे, किस फ्रेम के हिसाब से पोजीशन मार्क करें, तो ये सब का सम क्या आ जाएगा, 0। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये चीज याद रखना, पहला क्या लिखेंगे, सम ऑफ मास मोमेंट, सम ऑफ मास मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेनिशेस, यानी 0 हो जाता है। ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगता है, इसलिए ऐसे लिखा, ठीक है। पहला बात ये क्वेश्चन में अप्लाई करते समय काम आएगा। दूसरी बात, सम ऑफ mi इंटू VIC, ये आई है ना, 1 का 2 का ऐसे, तो VIC, ठीक है। तो ये क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सब का मोमेंटम का सम करोगे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो वो भी क्या आएगा, 0। तो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम with respect to center of mass is 0। हमेशा, ऐसा मैं कभी बोला, कुछ कंडीशन लिखा है नहीं, हमेशा लिखो तो अभी प्रूफ करेंगे, चिंता नहीं करो। ये समझ में पक्का। अब देखिए नेक्स्ट सीखिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। इसी में प्रूफ भी करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि 0 कैसे होगा, है ना। देखो बच्चों, सपोज एक m1 मास है, टू पार्टिकल सिस्टम है, m1 मास है और उसकी वेलोसिटी है v1, और एक दूसरा मास है m2 और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v2। दोनों का मास और वेलोसिटी पता है, तो क्या हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंट पे निकालते हैं, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। ये सबको समझ में है पक्का। अब बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो v1c क्या होगा, v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास, होगा कि नहीं होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। a विथ रेस्पेक्ट टू b क्या होता है, va माइनस vb। ये समझ में आ रहा है आपको। अब वैल्यू डाल देते हैं, तो आएगा v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास की जगह क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2, है ना। अब इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं, एलसीएम। तो क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 v1 कट जाएगा, और क्या होगा, m2 v2 सॉरी m2 v1 और m2 v2 वहां रहेगा ऊपर में। तो क्या लिखते हैं, m2 v1
माइनस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो m2 कॉमन आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू 2 लिख सकता हूं अगर आप लोग की इजाजत हो तो। ठीक है, लिखे? ये समझ में आया? तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही आया। अब बताओ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, तो क्या आएगा? m1 और वेलोसिटी क्या आएगा? m2 v12 बाय m1 प्लस m2। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब बच्चों आप देखिए वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसे लिखूंगा? सेम आएगा, m1 आएगा, लेकिन जैसे उल्टा कर दूंगा ना तो यहां पर क्या करूंगा? v2 माइनस करना पड़ेगा v सेंटर ऑफ मास, और v2 माइनस करूंगा तो ये m1 वाला टर्म कट जाएगा, सॉरी m2 वाला टर्म कट जाएगा और बचेगा क्या? m1 वाला। तो m1 आएगा लेकिन आएगा v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 क्या होता है? v21। तो क्या आएगा यहां पर? m1 इंटू v21 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आएगा। और अगर मोमेंटम निकालना है ऑफ 2 विथ सेंटर ऑफ मास तो कितना आएगा? m2 इंटू m1 v21 बाय m1 प्लस m2। ठीक, दो बातें। पहला तो 2 पार्टिकल मास सिस्टम है बच्चों, तो ये m1 m2 बाय m1 प्लस m2 जो टर्म है ना, इसको मैं बोल देता हूं म्यू। ये क्या होता है? रेड्यूस्ड मास। इसको रेड्यूस्ड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रेड्यूस्ड मास। एक होता है एवरेज मास, एक होता है रेड्यूस्ड मास। एवरेज होता है m1 प्लस m2 बाई 2, वो एवरेज बोलते हैं। m1 m2 बाय m1 प्लस m2 क्या होता है? एक रेड्यूस्ड मास होता है। आप लोग घबराइए मत, रोटेशन में आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है? अभी चिंता नहीं करो, अभी ऐसे लिखो m1 m2 बाय m1 प्लस m2, और म्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो बच्चों वन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मोमेंटम आया म्यू v12, और सेकंड का विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आया म्यू v21। और 21 और 12 में क्या रिलेशनशिप होता है? मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के ऑपोजिट नेगेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं? एक दूसरे के होते हैं नेगेटिव। तो अगर मैं टोटल सम करूं, सम ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगा? म्यू कॉमन आएगा, v12 v21 एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो जीरो हो जाएंगे, तो क्या आएगा बच्चों? जीरो। समझ में आया बात? तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका इस्तेमाल करके मैं कई क्वेश्चन बना सकता हूं कि जो लीनियर मोमेंटम का सम होगा विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के हिसाब से निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल मासेस विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। फिर उनके मासेस मल्टीप्लाई करके मोमेंटम आ जाएगा, सबका सम क्या होगा? जीरो। ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्का क्लियर है? तो लिखो, इसमें एक लाइन लिख लो, द सम ऑफ linear momentum, the sum of linear momentum with respect to center of mass, with respect to center of mass of all the bodies in a system is zero. Of all the bodies in a system is zero. ठीक है? पक्का? अब देखिए, गौर कीजिए, momentum of system relative to center of mass is zero. This means neither internal force nor external force can change the momentum of system relative to center of mass. अभी आपका डाउट था कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है कि कांस्टेंट है कि रुका हुआ है, उससे कोई फर्क पड़ता ना? एक्सटर्नल फोर्स ना इंटरनल फोर्स। सेंटर ऑफ मास का वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिलेटिव में मोमेंटम चेंज कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? तो ये बच्चों वेरिएशन कितना भी हो प्रॉब्लम का, ये वाला कॉन्सेप्ट हम हमेशा लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। देखेंगे आगे प्रॉब्लम में अप्लाई करके भी ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। दूसरी बात, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये तो हम जानते हैं,
जानते हो ना कैसे? भाई एम वी सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1v1 प्लस m2v2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये तो पढ़े ही ना। तो टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर क्या आता था? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। फिर फॉर टू पार्टिकल सिस्टम ये तो जीरो होगा ही होगा मास मोमेंट, लेकिन आर कौन सा? सेंटर ऑफ मास के हिसाब से ये हमेशा जीरो होगा, मास मोमेंट वेलोसिटी हमेशा जीरो होगा, और एक्सीलरेशन मोमेंट यानी मास और एक्सीलरेशन m1 a1 और a1 a2 a3 क्या लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो सब का भी सम क्या होगा? जीरो। तो सम ऑफ मोमेंटम ऑफ मासेस, मोमेंटम और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो इंडिविजुअली। सुनूंगी अब बोलूं क्या गाली देने, अच्छे समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है, लास्ट फॉर टू पार्टिकल सिस्टम मोमेंटा ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट रिलेटिव टू सेंटर ऑफ। जब सम जीरो होता है तो मोमेंटम क्या होंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी तो दो पार्टिकल का सम क्या करेंगे? जीरो आएगा, वी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो दूसरा इंटरनल फोर्स कैनॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। भाई एक्सटर्नल फोर्स लगने ही से ही सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या होता है? चेंज होता है, तभी तो बोलते हैं सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट किया वगैरह। बाकी अगर इंटरनल फोर्सेस है वो तो सेंटर ऑफ मास का कुछ चीज बिगाड़ नहीं सकते। ओके, बढ़े आगे। तो जैसे दो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसे वाले क्वेश्चन को बनाने में हमको थोड़ा दिक्कत जाता है, तो वो सब इस वाले कॉन्सेप्ट्स लगा के हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला चीज काइनेटिक एनर्जी लिखिए बच्चों। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का नहीं, कितने पार्टिकल का? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। ठीक है, तो देखो बच्चों, सपोज एक जनरल फ्रेम है और एक रिजिड बॉडी रखी हुई है, कंटिन्यूस बॉडी है। कैसी बॉडी है? कंटिन्यूस बॉडी। इसमें कोई भी एक पार्टिकल ले लो, है ना। तो मैं पार्टिकल ले रहा हूं m ith पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? ith पार्टिकल। ठीक है, अब ये ith पार्टिकल जो है ना, इसकी वेलोसिटी है vi, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है? vi। और ये पूरा जो सिस्टम है ना बच्चों, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है vc। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? vc। क्लियर? और कोई फोर्स एक्सटर्नल अभी नहीं लग रही, इंटरनल लग रही है तो लग रही है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब देखो, अगर मेरे को बच्चों काइनेटिक एनर्जी निकालना है पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? समेशन करना पड़ेगा हाफ mi vi स्क्वायर। ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई पहला वाला पार्टिकल लूंगा m1v1 स्क्वायर, दूसरे का m2v2 स्क्वायर, m3v3 स्क्वायर, m4v4 स्क्वायर, m5v5 स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का मिलेगा। अब देखो, हाफ को बाहर खींच लेता हूं और अंदर छोड़ देता हूं मैं mi vi स्क्वायर। अब देखो vic क्या होता है बच्चों? vi माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। तो अगर मैं यहां से vi निकालना चाहूं तो क्या होगा? i विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इस vi को यहां पर मैं रख देता हूं, तो क्या आएगा बच्चों? हाफ इंटू समेशन ऑफ mi, ये कांस्टेंट है, अंदर आएगा vic प्लस vc लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, सेंटर ऑफ मास को vc लिख दे रहा हूं खाली। ठीक है, तो vc का स्क्वायर आया। अब ये सब का ब्रैकेट ओपनिंग करते हैं तो हाफ समेशन ऑफ mi, ये ओपन होगा तो क्या होगा? vic का स्क्वायर प्लस vc का स्क्वायर प्लस 2 vic vc। ये समझ में आया? अब हम लोग संधि विच्छेद कर लेंगे बच्चों, सारे m को एक एक के साथ मल्टीप्लाई करके सारे समेशन को अलग 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 लिख देते हैं, है ना। तो क्या होगा देखो, हाफ समेशन ऑफ mi, पहला क्या आएगा? vic का स्क्वायर प्लस हाफ समेशन ऑफ mi vc का स्क्वायर प्लस हाफ समेशन ऑफ mi 2vi vc का, बस इतना होगा ना। ये क्लियर बात? अब एक चीज गौर करो बच्चों, ये vc जो है वो क्या है? कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है,
उसको उठा के कहां ले सकते हैं, बाहर। 2 को भी क्या ले सकते हैं, बाहर। तो अंदर बचेगा एम आई वी आई। एम आई वी आई क्या था, सम ऑफ ऑल द मोमेंटम, सम ऑफ ऑल द मोमेंटम एम इंटू वी। एम आई वी आई सी, एम आई वी आई सी नहीं, एम आई वी आई, ठीक। वी आई था कि वी आई सी था, आई सी था ना, वही तो वी आई सी था। तो एम आई इंटू वी आई सी, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू, तो मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, 0। तो बच्चों ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। समझ में आया कैसे हुआ, है ना, कि एम आई इंटू वी आई सी 0 होगा, क्यों, सम ऑफ ऑल द मोमेंटम, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है, 0, वो 0 हो गया। अब बचा इतना, ये बचा इतना। अब मेरे को बताओ ये वीसी जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं है, तो ये वाले को तो ऐसे लिखते हैं, हाफ एम आई वी आई सी का स्क्वायर प्लस हाफ वी सी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल मास, क्या आ जाएगा, टोटल मास। और दिस इज इक्वल्स टू, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। यहां तक समझ में आएगी नहीं, ये समझ में आया। तो बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसको बोलूंगा मैं के डैश, क्या बोलूंगा, के डैश। और ये के डैश क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में, सब जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से जो वेलोसिटी निकालो उसके रेस्पेक्ट में, उनके स्क्वायर का सम। तो ये आ गया के डैश, तो ये आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या होता है, आप क्या कर दो, हाफ इंटू टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का स्क्वायर। बस इतना ही नहीं होगा, जैसे हम लोग क्या करते थे अभी, वो निकालने के लिए क्या बोलते थे, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकालने के लिए अपन क्या कर रहे थे, बढ़िया पूरे मास को mgh करके एक बारी में लिख दे रहे थे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में ऐसा नहीं लिख सकते कि हाँ पूरा सेंटर ऑफ मास v मान लिया और हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर लगा दिए, ऐसा मान नहीं सकते कि इंटरनल सिस्टम में भी एक एनर्जी होती है। क्लियर बात, ये तो सेंटर एक्सटर्नल फोर्सेस के हिसाब से एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी आ गई, हाफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिस वेलोसिटी से जा रहा है पूरा मास का उतना एनर्जी आ गया, प्लस ये जो इंटरनल एनर्जी है उसके कारण भी काइनेटिक एनर्जी रहती है। याद रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एक रिजिड बॉडी की टोटल जो होती है वो एक तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी होती है, और दूसरी के डैश जो कि किस पे डिपेंड करती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस के डैश को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। आगे बढ़े, पक्का समझ में आ रहा है। चलिए अब एक आध क्या बनाते हैं, क्वेश्चन। तो लिखिए, लिखिए बच्चों, एक इंसुलेटेड गैस जा रहा है कितने मास का, m, हैविंग एन आइडियल गैस ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कितने गैस मॉलिक्यूल्स अंदर, n, ईच ऑफ मास m मूव्स विद वेलोसिटी v0। सबका मास m है और सबका वेलोसिटी कितना है, v0। इफ द रैंडम वेलोसिटी ऑफ गैस कॉल्ड RMS वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी, RMS ऑफ द मॉलिक्यूल इन द जार इज v, देन फाइंड द लीनियर मोमेंटम पहला, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी गैस प्लस जार दोनों का। ठीक, चलिए कोशिश कीजिए निकालने की। मैं बताऊंगा निकालना है ना, पहले कोशिश कीजिए। आया, स्क्वायर कहां से आ गया मोमेंटम में, आ गया। हाँ, पहला वाला क्या है बताओ, mv0, गलत है ना। देखो सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, मोमेंटम। क्या निकालना है अपने को, मोमेंटम पूरे का, गैस प्लस गैस जार का क्या निकालना है बच्चों, लीनियर मोमेंटम। तो देखो ये m मास का जार है, वो v0 वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, mv0 प्लस अंदर में कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, सबका मास क्या है, और इन लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं।
क्लियर है? क्योंकि इंटरनल जो अगर मैं इनकी इंटरनल वेलोसिटी भी है, लेकिन इंटरनल जो मोमेंटम का सम क्या होगा सबका 0, तो वो हमको लेना नहीं है। तो हमको क्या लेना है? प्लस एन एम वी 0। तो ये क्या आ गया बच्चों? लीनियर मोमेंटम। समझ में आई बात? अब काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इंटरनल प्लस काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की। काइनेटिक एनर्जी इंटरनल प्लस काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की अपन लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है? हाफ इंटू एम प्लस एन एम। ये सब की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? v0²। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो ये तो हो गई। लेकिन काइनेटिक, जैसे मोमेंटम में खाली इतना लिख दिया तो काइनेटिक एनर्जी इतनी लिखोगे तो सही आंसर नहीं है। इंटरनल वाली भी काइनेटिक एनर्जी लिखना जरूरी है। तो प्लस क्या लिखेंगे? इंटरनल कौन मूव करे? वीआरएमएस से इन लोग मूव कर रहे हैं, तो एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों? हाफ एन एम इंटू वी का स्क्वायर। अरे वो दे दिया ना, 3/2 RTM नहीं लिखना है, वी दे दिया। अगर नहीं दिया रहता तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में फिर लिखते 3RT/m का अंडर रूट। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सा है? इंटरनल, और ये सेंटर ऑफ मास वाली। ओके, तो मोमेंटम में बच्चों आपको इंटरनल वाला लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से इंटरनल मोमेंटम का सम 0 होता है। सिर्फ मोमेंटम में बाहर का लिखना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में दोनों टर्म लिखना है। कई क्वेश्चन में ये यूजफुल होगा। ओके, बढ़े आगे। चलिए अब लिखिए लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना? जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अभी लगाएंगे सेंट्रॉइडल फ्रेम के हिसाब से, तब ये काम आएगा बच्चों। देखिए कैसे। तो देखो, सबसे पहला तो दो पार्टिकल सिस्टम है, तो मेरे को बताओ वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी? m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगी? अभी निकाले थे। फर्स्ट का है तो m2 v12, याद है? m2 v12 बाय m1 प्लस m2। ये अभी निकाले थे कि निकाले थे बच्चों? तो v2c कितना होगा? m1 v21 बाय m1 प्लस m2, ये होगा। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग को निकालना है तो अच्छा, मोमेंटम सम कर रहे थे तो सीधा मास मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे थे, तो क्या हो जा रहा था? v21 माइनस v12 बन जा रहा था और ऐड होने से कट जा रहा था। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में तो इन लोग का स्क्वायर होगा, तो जब v12 का स्क्वायर होगा या v21 का स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव में आनी है। अब सम 0 थोड़ी होगा, इसीलिए इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म आ रहा था। हरी बात समझ में? अब देखो तो VIC ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा हाफ m1 इंटू v1c का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2c का होल स्क्वायर। ये होगी काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो क्या करते हैं, इसको हाफ को कॉमन निकाल लेते हैं और इधर m1 में क्या मल्टीप्लाई होगा? इसका स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? m1 m2 का स्क्वायर v क्या था? 12 का स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर v21 का होल स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये इतना आएगा कि नहीं आएगा? आया। अब इसमें देखिए बच्चों, यहां से m1 m2 क्या रहा है? कॉमन। तो यहां से m1 m2 कॉमन ले लेता हूं तो मजा नहीं आएगा। मेरे को म्यू चाहिए। क्या चाहिए? म्यू। तो एक काम करता हूं, कर ले लेता हूं m1 m2 क्या ले लेता हूं बच्चों? कॉमन। मजा आएगा। देखो तो m1 m2 कॉमन लिया ऊपर से, तो क्या बचेगा? हाफ तो बचेगा ही बचेगा। ऊपर क्या जाएगा बच्चों? m1 m2। नीचे क्या जाएगा? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये आएगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये आया। और इधर क्या बचेगा? m2 v12 प्लस m1 v
1 ये स्क्वायर स्क्वायर बचा और कुछ बचेगा नीचे नहीं। अब खुशी की बात यह है बच्चों कि V12 का स्क्वायर और V21 का स्क्वायर दोनों आपस में क्या है, बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि V12 बराबर क्या होता है, माइनस V21। तो जब स्क्वायर करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इनको भी क्या करता हूं, कॉमन लेता हूं। और क्या बोल के कॉमन लेता हूं, V रिलेटिव। तो अंदर बचेगा M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 एक M1 प्लस M2 से क्या होगा, कैंसल। फिर M1 M2 बाय M1 प्लस M2 को क्या लिख सकता हूं, रेड्यूस्ड मास म्यू। और बचेगा क्या, V रिलेटिव का स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी किसके हिसाब से, सेंट्रोइडल फ्रेम के हिसाब से, टू पार्टिकल सिस्टम का। लिख लीजिए। ठीक, हाँ हाँ चालू कर लो, कर दो। मेरे को ही बोल देना यार, मैं कर दूंगा, तू इतना रेस्पेक्ट मत दे। हाँ बेटा, पानी पियोगी तो चाय ला तू बना। अब लड़ाई झगड़ा बंद हो गया तो बच्चे पानी चालू करवा लिए है ना, ये क्या, सॉरी। बच्चों एक रिलेटिव वेलोसिटी की बहुत खास बात है। क्यों रिलेटिव में निकाल रहे हैं मैं ये बता देता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी की ये खास बात है कि रिलेटिव वेलोसिटी फ्रेम के क्या होता है, इंडिपेंडेंट। आप कोई सा भी फ्रेम उठा लें, आप कोई सा भी फ्रेम उठा लें भाई, हो सकता है V1 की वेलोसिटी कुछ हो एक फ्रेम के हिसाब से, है ना, उस फ्रेम के हिसाब से V2 की वेलोसिटी कुछ और हो। लेकिन जब V12 निकालेंगे तो वो इस फ्रेम के हिसाब से निकालो, या एक चलते हुए फ्रेम के हिसाब से निकालो, या एक एक्सेलरेट करते हुए फ्रेम के हिसाब से निकालो, V रिलेटिव तीनों केस में सेम आएगी। कि V रिलेटिव फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, V रिलेटिव फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। आ रही बात समझ में? कोई भी रेफरेंस फ्रेम ले लो। हाँ V1 V2 डिपेंड करेगा कि एक रेस्ट पे फ्रेम के हिसाब से V1 है तो एक चलते हुए V डैश वेलोसिटी से अगर कोई फ्रेम चल रहा है उसके रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी अलग आएगी, इसकी वेलोसिटी अलग आएगी। लेकिन जब रिलेटिव निकालूंगा तो ये जो कॉमन वाला टर्म है इसका वेलोसिटी वो तो कट ही जाना है ना। तो आएगा क्या, V1 माइनस V2 ही आएगा, V12। और V21 V2 माइनस V1 ही आएगा, वो फ्रेम कोई सा भी आप देखो। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट कर लेना बच्चों कि V रिलेटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर फ्रेम में इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती। इसीलिए ये फॉर्मूला बच्चों हम लोग को जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि V रिलेटिव निकालना है। ऐसा सोचना नहीं है कि पहले के रेस्पेक्ट में दूसरा चल रहा है, दूसरे के रेस्पेक्ट में पहला कैसा चल रहा है, ये सब अपने को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलेटिव निकालना आसान होता है। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। कहाँ गया रे भाई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल K is equal to the kinetic energy of system relative to center of mass K dash plus kinetic energy of the center of mass। ये पढ़ लिए थे। काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी होती है, सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस अकेले सेंटर ऑफ मास की। ठीक, तो इसको बोलते हैं K डैश बाय हाफ mv स्क्वायर। और m क्या होता है बच्चों, टोटल मास। ठीक है, लिखिए। नहीं लिखा था क्या तू? तो तू सोचता क्यों रहता है, लिखा करना पहले। क्या फॉन्ट है, क्या कलर है, ये सब सोचते रहता है क्या? हिमांशी को देखो, पहले लिख लेती हो। आगे बढ़े। नहीं लिखा अभी भी, बाप रे। तुम लोग जाओ, नहीं नहीं मत जाओ, रुको, सवाल अभी रुको, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, पढ़ा दूंगा फिर। तो तू अच्छे से तो बैठ। क्या डिसरेस्पेक्ट है टीचर का, मानना पड़ेगा। भूमि भी वैसा करने लगी। आगे बढ़े बच्चों। चलिए अब ये सवाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, सवाल क्या बोला है, टू स्मॉल डिस्क ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ वेटलेस स्प्रिंग रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। The discs are set in motion with initial velocity v1 and v2 whose direction are mutually perpendicular. Find the total energy E of the system with reference to the frame fixed to the center of mass. ठीक, fixed with respect to center of mass, center of mass frame के हिसाब से निकालना है।
तो बच्चों क्या होता है, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी निकालना बोलता है, ये निकालते हैं हाफ म्यू वी रिलेटिव सेंटर ऑफ मास। अब एक को दे दिया है बच्चों V1 और एक को दे दिया है V2, तो रिलेटिव कैसे निकालेंगे, V1 माइनस V2 करेंगे, लेकिन आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही आएगा बच्चों, ये तो जानते हो ना आप लोग, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया V रिलेटिव, उसके जगह यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा हाफ इंटू म्यू, म्यू क्या है m1 m2 बाय m1 प्लस m2, तो क्या आएगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव कितना है इतना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, देखो कितना आसान हो गया, अब नहीं तो मैकेनिक्स लगता पूरा है ना, ठीक है, बात समझ में आई। बढ़े आगे बच्चों, नहीं बढ़ना चाहते हम, अगला बढ़ू, अगला लिखिए वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बढ़े आगे बच्चों, देखिए तो अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बच्चों फोर्सेस को दो हिसाब से मैं बांट सकता हूं, एक ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सिस्टम के एक्सटर्नल होती हैं, एक ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सिस्टम के इंटरनल होती हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बताना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ये दो फोर्सेस हुई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ये बराबर होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लिखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब ये समझ में, अब बच्चों बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, इसको मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो एक रिलेटिव वाला होता था, वो एक सिस्टम ऑफ का हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर जो आया था टर्म, सेकंड वाला टर्म वाला आया था, तो वो दोनों का सम, ठीक है। ये भी मेरे को निकालना आता है, ये भी मेरे को निकालना आता है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना आसान है। तो अगर वर्क डन बाय मेरे को इंटरनल फोर्स निकले तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकले तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा, इंटरनल फोर्स की बात करते हैं। वर्क डन बाय जो इंटरनल फोर्स होगा बच्चों, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स होगा वो माइनस ऑफ, क्योंकि इंटरनल फोर्स क्या कर सकता है, मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता, काइनेटिक चेंज है ना, मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता, तो इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं, चेंज इन इंटरनल, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बराबर चेंज इन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय जो इंटरनल फोर्स है ना, वो यहां से हटेगा और कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे अरे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर, ये माइनस उधर चले गया तो आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव, लिख लीजिए। ठीक, अब ये जो रिलेटिव होती है बच्चों वो भी इंटरनल होती है कि नहीं होती, ये भी जो चेंज होती है वो क्या होती है, इंटरनल, ये इंटरनल चेंज होता है ना, सेंटर ऑफ मास वाला तो एक्सटर्नल चेंज है, ये वाला कौन सा चेंज है, इंटरनल। तो ये दोनों को जोड़ दो और क्या लिख लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, भाई सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुई, प्लस चेंज इन एनर्जी टोटल एनर्जी, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जोड़ दिया, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इंटरनल फोर्सेस, भाई इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस आए, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, इंटरनल में स्प्रिंग हो जो भी हो बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो सब इसमें आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो लिख लो
इंटरनल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ, इंटरनल एनर्जी चेंज ऐसे लिखना, इंटरनल एनर्जी चेंज कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सॉरी सर कहां तक लिखे थे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? पक्का क्लियर? अब अगला टॉपिक लिखिए, टोटल वर्क डन ऑफ स्यूडो फोर्सेस इन सेंट्रोइडल फ्रेम। टोटल वर्क डन बाय स्यूडो फोर्सेस इन सेंट्रोइडल फ्रेम। ठीक, तो मान के चलो बच्चों, आपका जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास, उसका एक्सीलरेशन है ए सी। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना है? ए सी। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा उसमें ये एक स्यूडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? स्यूडो फोर्स कितना लगेगा किसी भी आइथ वाले को? माइनस एम आई ए सी। क्या लगेगा बच्चों? माइनस एम आई ए सी। ये क्या होगा? स्यूडो फोर्स ऑन ईच पार्टिकल। ठीक, जो भी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स उनमें स्यूडो फोर्स लग रहा है। तो बच्चों वर्क डन करना पड़ेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो वर्क डन होगा, सपोज किसी एक पार्टिकल पे होगा एम आई ए सी इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से फोर्स लिख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट भी लिखेंगे, तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये आएगा, ये होगा वर्क डन। तो सम ऑफ ऑल द वर्क डन निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? सबका समेशन, टोटल वर्क डन निकालने के लिए। वर्क डन बाय क्या? स्यूडो फोर्स इन सेंट्रोइडल फ्रेम। वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इन सेंट्रोइडल फ्रेम। बच्चों ये एसी तो कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, ये बाहर आ जाएगा। मास इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा सेंट्रोइडल फ्रेम के हिसाब से। आर आई सी इंटू एम क्या होगा? जीरो। तो क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स जीरो। तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इन सेंट्रोइडल फ्रेम इज जीरो। लिख लीजिए, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स ऑन सेंट्रोइडल फ्रेम इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? और बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एक चीज और लिख लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम लोग कैसे लगाएंगे? तो क्या करना, वर्क डन टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रल, वही अरे यार, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बराबर हाफ इंटू रेड्यूस्ड मास, हाफ इंटू रेड्यूस्ड मास। और क्या आ जाएगा? v फाइनल रिलेटिव का स्क्वायर माइनस v इनिशियल रिलेटिव का स्क्वायर। ये कौन सी वेलोसिटी रहेगी बच्चों? रिलेटिव। मतलब जितने जो दो पार्टिकल सिस्टम में अगर लगा रहे हो, या तीन या चार जितने भी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये जो है अपना वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होगा इसमें। क्वेश्चन लगा के क्लियर होते जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक। और वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स क्या होता है? जीरो। बढ़े, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद सवाल बनाएंगे। यहां तक हो गया नोट? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला,
अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो W एक्सटर्नल को क्या लेना है बच्चों? 0। अब आप खुद बताओ, अगर W एक्सटर्नल 0, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है, ये 0 हो गया, तो इंटरनल वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, हाफ इंटू म्यू V रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस V रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, वही चीज लिखी हुई है। तो वी कैन राइट V इंटरनल क्या होगा? हाफ इंटू म्यू V स्क्वायर रिलेटिव फाइनल V स्क्वायर रिलेटिव इनिशियल। ठीक है। दूसरा, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स पेयर डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि म्यू तो म्यू है, कांस्टेंट है, और रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी फ्रेम पे डिपेंड करती है। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल नहीं, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय बच्चों इंटरनल फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सटर्नल फोर्स तो करता है, इंटरनल फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। ठीक, माइक हाँ चल रहा है ना, देखा चेक किया था, चल रहा है, एक डंडी बचा है। ठीक है। अगला बच्चों, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इन सेंट्रल मास ऑफ फ्रेम इज 0 फॉर अ ट्रांसलेटिंग सिस्टम। ये रोटेशनल सिस्टम के लिए नहीं है, किसके लिए? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0 रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास फॉर द बॉडीज हैविंग साइज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ। Kinetic energy of system is generally greater than kinetic energy of system about center of mass. However, both are equal in cm frame. For two particle system, system का kinetic energy total कितना होगा? जो internal energy kinetic energy है, which is equals to half mu v relative का square. mu आपका reduced mass होता है, v relative क्या होता है? v relative क्या होता है? relative velocity दोनों के बीच। दिमाग नहीं दुख रहा है, ये तो एक्टिंग मत करो, और एक्टिंग लिख। मान्या दूसरी भूमि है, आगे बढ़े। ए भाई शौर्य, क्या लिख रहा है बेटा? इतना शॉर्ट में लिखना है, पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, मैं तो बताया हूं ना। बुक तो है आप लोग पास, उससे देख लेना जब जरूरत पड़े, शॉर्टकट में लिखना है। हो गया? चलिए अब बच्चों सवाल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सवाल। तो सवालों को मैं आप लोग को बनाना सिखाता हूं दोनों मेथड से। किस मेथड से? दोनों मेथड। एक जो हम लोग जनरल मेथड यूज करेंगे, और वही सेंट्रॉइडल फ्रेम के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो आसानी कैसे हो जाएगी? वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाएंगे। देखते हैं बच्चों, देखो अगर देखो हम लोग को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना पड़ा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए, तो कितना लंबा पड़ेगा ये क्वेश्चन। देखो क्या बोला, टू स्मूथ ब्लॉक्स, मासेस क्या है? M1 and M2, attach with an ideal spring of stiffness K. अब हमको बोला kept on a horizontal surface if M1 is projected with a horizontal velocity u, मतलब दोनों रखे हुए थे, नेचुरल लेंथ पे था, और अपन M1 को क्या वेलोसिटी दे दिए? V0। हमको बोला है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। क्लियर? भाई इसका वेलोसिटी 0 है, ये V0 है, तो ये आगे बढ़ना चालू होगा। आगे बढ़ना चालू होगा तो स्प्रिंग को क्या करेगा? कंप्रेस। स्प्रिंग क्या करेगी? इसके ऊपर एक kx फोर्स लगाएगी, और इसके ऊपर एक kx फोर्स लगाएगी, विच इज इंटरनल। वो फोर्स कैसी है? इंटरनल। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ही होगा। तो इंटरनल फोर्सेस वर्क करेंगी, और वर्क करने के कारण क्या होगा? इसमें पीछे लग रहा है तो इसका वेलोसिटी गिरने लगेगा, और इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। फिर इसका कम होते होते और इसका बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम। जब दोनों का वेलोसिटी हो जाएगा सेम, सपोज v, उस वक्त जो कंप्रेशन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। उसके बाद और फर्दर कंप्रेशन होगा नहीं। उसके बाद इसका वेलोसिटी कम होने लगेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, तो वापस से अपने नेचुरल लेंथ की तरफ बढ़ जाए। ये बात समझ में आएगी नहीं पक्का? तो अपन क्या करते हैं, देखो ऐसा लिखते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लगा सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स क्या है? नहीं है, खाली कौन सी फोर्स है? इंटरनल। तो लीनियर मोमेंटम
ग्राउंड के फ्रेम के हिसाब से भी क्या रहेगा, कंजर्व। तो शुरू में इसका मोमेंटम क्या है, m1 v0 प्लस इसका मोमेंटम क्या है, 0। बाद में दोनों मास m1 प्लस m2 सेम वेलोसिटी से चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, v। आ रही बात समझ में? तो कॉमन वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई बच्चों, कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी क्या आ गई, m1 v0 बाय m1 प्लस m2। ठीक, अब हमको निकालना है क्या, दूसरा, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब क्या लगाते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। तो हम लोग इसमें जब बिना फ्रेम के सेंट्रोइडल फ्रेम में नहीं बना रहे, नॉर्मल बना रहे, तो क्या करेंगे, कोई भी फोर्स लग रहा है ना, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है ना ही नॉन कंजर्वेटिव, नहीं कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कौन सा, स्प्रिंग, वो तो बाद में लगाएंगे। तो अब बताओ, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, ये लिखेंगे। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, तो कैसे लिखेंगे, देखो शुरुआत में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखा रहा हूं, तो शुरुआत में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, हाफ m1 v0 स्क्वायर, ये लिखेंगे, इसी के पास है। और फाइनली किसके पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी तो 0 थी, फाइनल इसके पास भी और इसके पास भी है, कितनी है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, जो फाइनल वेलोसिटी हो गया, प्लस बताओ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि कम हुई, बढ़ेगी, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन हो रहा है मतलब नेचुरल लेंथ से जब भी चेंज होता है डायमेंशन, तब क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। तो क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ 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 ये कट जाएगा बच्चों, ये v का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये आएगा, तो यहां से v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये है बच्चों नॉर्मल तरीका जो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर में पढ़े हैं ऐसे सवालों को बनाने के लिए। समझ आई बात, पक्का? अब इसको बनाते हैं जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़े, किसके हिसाब से, सेंट्रोइडल फ्रेम के हिसाब से। तो बच्चों जब आप ऐसा प्रॉब्लम बनाएंगे तो सबसे पहले आप अपना सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। सिस्टम में कौन है, मास प्लस स्प्रिंग। सिस्टम में कौन कौन है, मास और स्प्रिंग आपका सिस्टम बना है। अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रही है, 0। एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रही है, 0। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रही तो सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, नहीं। हाफ इंटू एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास वाला वो चेंज, वो वाला चेंज को लिखना है, नहीं। वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा नहीं। अरे बात समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी में वो वाला चेंज होना नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है बच्चों, तो हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर जो पहले था वो बाद में भी रहेगा, तो वो दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो कट जाना है। तो सिर्फ कौन सा टर्म आएगा, रिलेटिव वाला। कौन सा टर्म आएगा बच्चों, रिलेटिव वाला। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बराबर क्या रहेगा बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव वाला, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जो निकालते थे वो। अब इंटरनल फोर्स वर्क कैसा कर रहा है देखते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो बच्चों ये स्प्रिंग है और हम लोग पढ़े वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो वर्क क्या हो रहा होगा, माइनस। वर्क क्या हो रहा होगा, नेगेटिव। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स की जगह लिखेंगे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। ये माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि इंटरनल वर्क डन बाय इंटरनल लिख रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो उसको माइनस करेंगे। क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी में रिलेटिव चेंज क्या लिखेंगे, हाफ टू मास सिस्टम है, म्यू ये लिखा 0, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 लिखा। क्यों बताओ भाई, दोनों कॉमन वेलोसिटी, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, कॉमन, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, तो उसको 0 लिखा। माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या था, एक का v0 था और एक का 0 था, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना था, v0, तो क्या लिखेंगे, v0 का स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों, पक्का? अब ये माइनस और ये माइनस
कैंसल, ठीक, ये हाफ और ये हाफ कैंसल, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है बच्चों, म्यू बाय के वी जीरो का स्क्वायर, म्यू बाय के वी जीरो का स्क्वायर, और म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू के का अंडर रूट, और बाहर क्या रहेगा बच्चों, v0। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कौन सा आसान लगा, ये आसान लगना ज्यादा, क्लियर बात, पक्का। जब भी एक्सटर्नल फोर्स ना होना, इंटरनल, एक्सटर्नल फोर्स हो भी तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्सटर्नल फोर्स हो या ना हो ये लिख लेना, हाँ लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो वाई सेंटर ऑफ मास वाला जो चेंज आता है वो टर्म भी आ जाएगा, अभी तो वो गायब कर दिए, इसमें आ जाए, क्लियर है, बढ़े आगे, पक्का बच्चों समझ में आएगी नहीं आए। नेक्स्ट, अगला ये लिखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्या आप इसको सेकंड मेथड से खुद बनाने की कोशिश करेंगे, करिए, इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस म्यू एम जी एक्स, ठीक है। देखो बच्चों क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is pushed with a velocity v0 along the surface of the trolley of mass m. If the horizontal ground is smooth and the coefficient of kinetic friction between the block and the plank is mu, हमको निकालना है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक। बच्चों इसको ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से भी बना सकते हैं, उसमें कैसे बनाएंगे, कितना दूर चल के दोनों का वेलोसिटी सेम हो जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फोर्सेस एक्सटर्नल कुछ नहीं लग रही, इंटरनल फोर्सेस लग रही है, तो हम लोग सेंट्रोइडल फ्रेम के हिसाब से वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बराबर क्या होता है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या आएगा, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होगा, माइनस म्यू एम जी एक्स, सपोज स्लाइडिंग कितने दूर हुई x, तो स्लाइड खत्म होने के बाद तो फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो क्या हुआ, ये स्लाइड होना चालू हुआ एम वी जीरो वेलोसिटी से, तो एम जी लग रहा है कॉन्टेक्ट फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, म्यू एम जी, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, तो क्या लिखे, माइनस म्यू एम जी एक्स बराबर हाफ इंटू म्यू डिवाइडेड बाय रिलेटिव, तो रिलेटिव क्या होगा, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, फाइनल टिल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, स्लाइडिंग बंद हो गया मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, कॉमन, तो दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इनिशियल क्या थी, रिलेटिव v0, ये तो रेस्ट पे ही था, ये v0 थी। अब आप समझ रहे हो, चलते हुए चीज के ऊपर भी फेंके तो भी अपना कितना आसान हो जाएगा प्रॉब्लम, बात समझ में आएगी नहीं, तो क्या होगा, माइनस म्यू एम जी एक्स बराबर हाफ एम एम बाय m प्लस m इंटू माइनस v0 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, ये m से एक m कट गया, तो आएगा हाफ m बाय m प्लस m, और नीचे क्या होगा म्यू जी, और ऊपर क्या होगा v0 का स्क्वायर। ठीक, समझ में आएगी नहीं बच्चों, बना लोगे ऐसा सवाल, आसान पड़ रहा है ऐसे में। नेक्स्ट, अब इसको बनाओ सेम सेकंड वाले से, सेकंड मेथड से बनाइए आराम से। यहां एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्या, तो वर्क एनर्जी थ्योरम सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से निकालते हैं, क्या होता है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन विद सेंटर ऑफ मास, ये होता है। तो बच्चों यहां पे वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जीरो क्यों लिए बताओ, और क्या नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है, लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन भी, लेकिन बच्चों नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा क्या रहेगा, अपन पढ़े ना, नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन क्या आएगा, जीरो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है, जीरो, तो इंटरनल फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन एब्सेंट है क्योंकि स्मूथ बोला है तो वो जीरो ले लिए, फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा किसी भी डायरेक्शन में, वो यहां चढ़ते समय भी क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो हम लोग हमेशा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसीलिए उसको जीरो ले लिए। आ रही बात समझ में। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो ये सपोज ऊपर चढ़ गया यहां तक, कितने हाइट तक चढ़ गया बच्चों, h हाइट तक,
ठीक, तो h हाइट तक चढ़ गया, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो खत्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी उसकी खत्म हो गई। खत्म हो गई का मतलब अब इसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई, जो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी थी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये h हाइट चढ़ा, तो h हाइट चढ़ा तो देखो ये तो कहीं नहीं गया m2, सिर्फ m1 का हाइट डिफरेंस आया, तो कितना वर्ड mg इंटू h, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे माइनस m1gh, क्या लिखेंगे माइनस m1gh, m1 चढ़ा है, बराबर हाफ इंटू म्यू, म्यू क्या होगा बच्चों m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी जीरो, दोनों साथ में चलने लगेंगे, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ये तो रेस्ट पे था, इसका भी जीरो का स्क्वायर, क्लियर है बात। अब ये निकालने के लिए अपन ये v0 स्क्वायर स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया, ये mg यहां से हटा दो, एक m1 कट गया, नीचे क्या लग जाएगा g, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। अगर कॉमन वेलोसिटी निकालने बोलेगा उसके लिए मोमेंटम लगाना ही पड़ेगा, कंजर्वेशन मोमेंटम लगाना पड़ेगा, वो भी देख के कि फोर्स लग तो नहीं रहा, एक्सटर्नल फोर्स वो लगाना पड़ेगा। बाकी आप एनर्जी कंजर्वेशन ये लगा सकते, ये समझ में आया कि नहीं है। एक बार पूरा सॉल्व करो तो एलसीएम लेके एक बार फाइनल रिजल्ट लिया, शायद एलसीएम लेके नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं करो ना, एलसीएम निकाल के बता ना फाइनल क्या आ रहा है आपको, कुछ कट पिट रहा है तो काटो पाटो ना, एलसीएम लेने के बाद कुछ कट रहा है नहीं फिर गलत। देखो मैं बनाता हूं, क्या करता हूं मैं बनाता हूं, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। सपोज एक्सटर्नल फोर्स यहां पर लग रहा है, किस पे, इस एम मास पे लग रहा है, ठीक। अब सपोज ये सिस्टम का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये सिस्टम का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो बच्चों एक सेंटर ऑफ मास बनाते हैं। अब सेंटर ऑफ मास के हिसाब से बच्चों ये सपोज ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये बड़ा एम वाला, ये बड़ा एम वाला ब्लॉक, ये सपोज आगे मूव किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, और सेंटर ऑफ मास के हिसाब से बच्चों ये जो छोटा एम वाला है ना, वो भी कुछ क्या किया, डिस्प्लेस किया अपना, कुछ डिस्प्लेस किया, ऐसा बोलता हूं, ठीक है। इसको बोल देता हूं मैं डेल्टा x1 और इसको बोल देता हूं बच्चों मैं डेल्टा x2, ये डिस्प्लेसमेंट बाय कैपिटल एम एंड स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 ही x होगा जो मेरे को चाहिए, भाई ये जितना डिस्प्लेस किया तो टोटल एलोंगेशन क्या होगा, दोनों का जो एलोंगेशन हुआ है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में उसका सम, ये समझ में आया कि नहीं है पक्का। अब बच्चों सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से मैं इनका डिस्प्लेसमेंट लिखा हूं डेल्टा x1 और डेल्टा x2, तो ये जो है कौन करा रहा होगा, स्यूडो फोर्स करा रहा होगा, और वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स क्या होता है जीरो, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स क्या होता है बच्चों जीरो। तो स्यूडो फोर्स के कारण इनका वर्क डन देखते हैं बच्चों, स्यूडो फोर्स के कारण क्या देखते हैं, इनका वर्क डन देखते हैं। तो स्यूडो फोर्स के कारण जो वर्क डन अपने को देखना पड़ेगा वो क्या होता है, स्यूडो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। हाँ एक और चीज, तो स्यूडो फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, भाई एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास तो एक्सीलरेट कर रहा होगा, ये जानते कि नहीं जानते। अब इसमें स्यूडो फोर्स कितना लग रहा होगा, खुद का मास इंटू ए लग रहा होगा इसमें स्यूडो फोर्स, तो स्यूडो फोर्स लिखते हैं क्या होगा m इंटू ए सी इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों डेल्टा x2 प्लस स्मॉल m इंटू ए सी इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों डेल्टा x1, ये दोनों का सम क्या होगा जीरो, क्योंकि वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इन सेंट्रोइडल फ्रेम क्या होता है जीरो, ये समझ में आया। एसी कट गया, एक रिलेशनशिप ये आ गया m इंटू डेल्टा x2 बराबर स्मॉल m इंटू डेल्टा x1, ये समझ में आया कि नहीं आया पक्का, ये समझ में आया ठीक। अब ये एक रिलेशनशिप है और ये एक रिलेशनशिप है, तो डेल्टा x1 और डेल्टा x2 का वैल्यू निकल जाएगा m के टर्म्स में, बात समझ में आएगी नहीं है। तो बच्चों डेल्टा x1 बराबर कितना होगा,
डेल्टा x1 बराबर होगा बड़ा M इंटू एक्स बाय एम प्लस एम, और डेल्टा x2 क्या होगा, छोटा m इंटू एक्स बाय एम प्लस एम। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का? ये किसकी वैल्यू निकल गई? डेल्टा x1 और डेल्टा x2 टोटल एलोंगेशन के टर्म्स में। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, रिलेटिव फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है M2 पे, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बच्चों M2 पे, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? F, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डेल्टा x2, तो F इंटू डेल्टा x2 लिखेंगे, लिखेंगे, आ रही बात समझ में? प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हो रहा है बच्चों, कितना हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? माइनस हाफ के टोटल एलोंगेशन का स्क्वायर। ये समझ में आया? बराबर हाफ म्यू फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। ये समझ में आया? बच्चों शुरुआत में दोनों क्या पे थे? रेस्ट पे थे, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर 0। जब मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएगा तो दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम, तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। ये समझ में आया? पक्का? अब F इंटू डेल्टा x2, डेल्टा x2 क्या था भाई? सूडो फोर्स का मोमेंटम, और ये वाले से मैं निकाला था सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनालाइज करके, कितना था x2? mx m प्लस m, बराबर ये उधर चले जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, एक एक्स कट गया, तो x बराबर क्या आएगा? ये 2 चले जाएगा, और k क्या आ जाएगा बच्चों? नीचे। तो क्या है बच्चों x का वैल्यू? 2f छोटा m बाय k। समझ में आया कि नहीं है? तो एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग में लगा है, तो उसको एनालाइज करने का एक बढ़िया तरीका है। कोई डाउट इसमें? हर जो फॉर्मूला मैं लिखा हूं वो कहां से लिखा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? पहला मैं बोला सेंटर ऑफ मास के हिसाब से ये इनकी नेचुरल पोजीशन थी, ये मैं बोला राइट गया x2, ये लेफ्ट गया डेल्टा x1, तो टोटल एलोंगेशन कितना हो जाएगा? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। ये समझ में आया? फिर सूडो फोर्स लगेगा, एक में MAC और एक में छोटा MAC, सूडो फोर्स इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट x2, इसका डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से x1, ये दोनों का सम क्या होगा? 0। या दोनों का जो वर्क डन है इक्वेट कर दिया मैं, तो AC तो कट गया, तो क्या गया? m डेल्टा x2 बराबर m डेल्टा x1। अब ये दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके क्या निकाल लिया? डेल्टा x1 mx बाय m प्लस m, और ये स्मॉल mx बाय m प्लस m। ठीक है? अब उसके बाद क्या किया? मेरे को पता है वर्क डन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे लगाना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल बराबर ये, तो एक्सटर्नल फोर्स x2 पे लग रहा था, तो x2 पे x1 पे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स? नहीं ना, सिर्फ किस पे लग रहा था? बड़े m पे। तो फोर्स इनटू उसका जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सेंट्रॉइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, तो क्या लिखे? डेल्टा x2 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों? वर्क डन बाय इंटरनल लिखना था, तो माइनस ऑफ पोटेंशियल जी बढ़ रही है, तो माइनस में लिखेंगे वर्क डन, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और फाइनल और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 था, तो वो टर्म 0 हो गया, तो डायरेक्ट आंसर। पक्का क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत कई कॉम्प्लेक्स टाइप के सवाल जो हैं जिनको ग्राउंड फ्रेम में बनाना बहुत टफ जाता है, हम लोग सेंट्रॉइडल फ्रेम के हिसाब से बना सकते। क्लियर है? तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों आप लोग कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज जो 1.4 है वो एक बार ट्राई करना, तो आपके सारे दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां पर बच्चों आपका जो सेंटर ऑफ मास निकालना और उसके मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम या बेसिक जो लगाना वो अपन सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कलिजन्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कलिजन, कि दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होते हैं,
हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, लन फन, हम लोग ये सब चीज पढ़ेंगे। और कंजर्वेशन उसमें एनर्जी और मोमेंटम का कैसे लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे लगाएंगे, बिना सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के कैसे लगाएंगे, ये सब चीज देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? ओके, बाय बाय।